नमस्कार, मैं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दांत यानी कि टीथ के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने एनसीईआरटी साइंस सीरीज चालू किया है और क्लास 7 के अंदर जो है क्लास 7 चैप्टर 2 पढ़ रहे थे प्राणियों के पोषण, और उसमें जो है दांत और जीभ के बारे में आया था। तो कल हमने आपको बताया था कि हम दांत और जीभ के बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जानते हैं दांत के बारे में। दांत के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आखिर ये दांत कैसे होते हैं, कौन सा दांत का कार्य क्या है, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। और जीभ के बारे में भी पढ़ेंगे, और वहाँ पे जो लार होता है जो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये क्लास। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, हमने बाकायदा एक नोट्स बनाया, उसमें आपको समझाने का प्रयास किया है। और जो फिगर है ये आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है क्लास 7 का। तो है आपका कि दांत जो है, आप देखो दांत जो है दो प्रकार के होते हैं। एक अस्थाई दांत होता है, एक अस्थाई दांत होता है, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। तो दांत मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई दांत और एक होता है अस्थाई दांत या फिर दूध के दांत। अब जो अस्थाई दांत होता है, इनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 32 होती हैं। अस्थाई दांत की अधिकतम संख्या होती है 32। वहीं अस्थाई दांत यानी कि दूध के दांत की जो अधिकतम संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 20। ठीक है, अब देखिए जो अस्थाई दांत होता है यानी कि दूध का दांत, अस्थाई दांत यानी कि दूध का दांत, ये जो है गिरना शुरू हो जाता है कब? 6 से 8 वर्ष तक। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लगभग 8 वर्ष में दूध के दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं। लगभग 8 वर्ष एनसीईआरटी, हालांकि 6 से 8 के बीच जो है दांत गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एनसीईआरटी में लिखा है कि लगभग 8 वर्ष तक आपके दूध के दांत जो हैं वो गिर जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि दांत दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत, जिसे हम दूध का दांत कहते हैं। अस्थाई दांत की संख्या जो होता है 32 होता है, वहीं अस्थाई दांत की अधिकतम संख्या 20 होता है। और अस्थाई दांत जो है ये गिरना चालू हो जाता है 6 से 8 वर्ष के बीच, यानी कि एनसीईआरटी में लिखा प्रॉपर 8 वर्ष तक सारे दांत गिर जाते हैं। वहीं अगर हम अस्थाई दांत यानी कि ये अस्थाई दांत की बात करें, तो अस्थाई दांत जो है ये गिरना शुरू होता है बुढ़ापे से, गिरना शुरू होता है, या फिर मतलब बुढ़ापे तक चलता है, जीवन भर चलता है, मतलब बुढ़ापे में कुछ ज़्यादा ही दांत खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कार्य के आधार पर दांत के प्रकार, कि दांत के प्रकार जो हैं वो कार्य के आधार पर कितना है। तो देखिए, सबसे पहले होता है कृतंक, जिसे हम इंसीजर कहते हैं। दूसरा होता है रदनक, जिसको इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। और तीसरा होता है अग्रचवर्णक, जिसे प्रीमोलर कहते हैं। और चौथा होता है चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं। तो कृदंत क से काटना, तो कृदंत क से काटना, यानी कृदंत जो इंसीजर का प्रयोग होता है वो काटने में करते हैं। कोई चीज़ काटना है तो हम लोग कृदंत का यूज करते हैं, कृतंक का यूज करते हैं, इंसीजर का प्रयोग करते हैं। वहीं कोई चीज़ चीरना या फाड़ना है तो उसके लिए हम लोग कैनाइन यानी रदनक का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? रदनक का। वहीं अगर कोई चीज़ पीसना है, मतलब दांत है उसको पीसते हैं, तो उसके लिए प्रीमोलर का यूज करते हैं, यानी कि अग्रचवर्णक। वहीं चवर्णक यानी मोलर, इसका प्रयोग हम लोग चबाने में करते हैं। कोई चीज़ अगर चबाना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? चवर्णक का प्रयोग करते हैं। च से चबाना, च से चबाना, और कृदंत क से काटना। तो इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये कार्य हैं, और इन कार्य के आधार पर दांत हैं, दांत के प्रकार हैं, क्षमा करेंगे, दांत के प्रकार हैं। और इनके जो कार्य हैं वो हमने आपको बता दिया कि कृतंक का कार्य है इंसीजर का कार्य है काटना, किनाइन का कार्य है चीरने फाड़ने में, प्रीमोलर का कार्य है पीसने में, और मोलर का कार्य है चबाने में। अब देखिए एनसीईआरटी में जो आपका प्रॉपर फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो इस चीज़ को कैसे बताया गया है, तो देखिए ये आपका पहला है कृतंक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इंसीजर बोल रहे थे। अब ये जो कृतंक है इनकी संख्या होती है 4, 1 2 3 4। देखिए आगे वाले जो आपके दांत 4 होते हैं, जो थोड़ा बड़ा होता है, उसे ही इंसीजर बोलते हैं। कोई भी चीज़ काटना है तो आप आगे वाले दांत से क्या करते हैं? काटते हैं। तो ये आपका इंसीजर हो गया। उसके बाद आता है रदनक। तो रदनक एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कृतंक के ठीक बाद रदनक आता है दोनों साइड। ठीक है, तो ये आपका रदनक हो गया। उसके बाद आता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, रदनक का काम क्या है? तो कोई चीज़ को चीरना या फाड़ना है, तो चीरते फाड़ते इन दांतों से, इससे और इससे। वहीं अगर बात करें अग्रचवर्णक, तो अग्रचवर्णक आपका 2 होते हैं, दो
इस साइड और 2 इस साइड, माने 4 होते हैं। तो अग्र चर्वणक ये है, रदना के ठीक बाद में 2 दांत होते हैं जो कि अग्र चर्वणक यानी कि प्रीमोलर होते हैं। उसके बाद जो है 6 दांत चर्वणक का होता है जिसे हम लोग मोलर कहते हैं। इसमें मोलर में 6 दांत होते हैं, मोलर में 6 दांत होते हैं, अग्र चर्वणक में 4 दांत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 और यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3। ये प्रॉपर एनसीईआरटी का ये है, दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत, इसको बताया गया, एनसीईआरटी का ये है। ठीक है, हमने वहाँ से पिक्चर को डाला है। तो इस तरीके से ये चर्वणक हो गए, इसके आगे अग्र चर्वणक हो गए, रदनक हो गए और यहाँ पे कृतंक हो गए। तो कृतंक की संख्या कितनी है? 4। रदनक की संख्या 1 और 1 कितना हो गया? 2। वहीं अगर हम अग्र चर्वणक यानी कि प्री मोलर की बात करें तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। और वहीं अग्र चर्वणक यानी केवल मोलर की बात करें तो मोलर की संख्या होती है 6। यानी कि मोलर जो दांत हैं उनकी संख्या 6 होती है, जो कृतंक है, ठीक है, उसकी संख्या 4 होती है, जो रदनक है उनकी संख्या 2 होती है और जो अग्र चर्वणक है उसकी संख्या 4 होती है। तो इस तरीके से समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ सवाल बनता है वो आपको याद रखना है कि इनामेल, इनामेल क्या है? तो मानव शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ को इनामेल कहते हैं। याद रखिएगा, पूछता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है वो होता है आपका इनामेल। क्या होता है? इनामेल। ठीक है, दांतों की चमक प्लस मजबूती इससे मिलता है। चलिए आगे देखिए, ये वाला चीज़ है, आप देखो दंत सूत्र। दंत सूत्र समझ लीजिएगा क्या है दंत सूत्र। तो ये आपका दंत सूत्र है। दंत सूत्र में एक अभी बताएं अस्थाई दांत, ये होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत का मतलब जिससे हम लोग दूध का दांत कहते हैं, क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। अस्थाई दांत को क्या कहते हैं? दूध का दांत। अब देखो जो अस्थाई दांत होता है यानी दूध का दांत जो होता है, इनकी जो फॉर्मूला होता है 2102 होता है। क्या होता है? 2102 होता है, 2102 होता है। वहीं अस्थाई दांत, अस्थाई दांत जो होता है इनकी जो फॉर्मूला होता है वो 2123 होता है, 2123 होता है। क्या होता है? 2123। और अस्थाई दांत की यानी दूध के दांत की जो दंत सूत्र होता है वो 2102 होता है और इसका 2123 होता है। अब यहाँ पे जो अस्थाई दांत है इसमें देखिए आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, पी फॉर प्री मोलर और एम फॉर केवल मोलर। तो देखिए अस्थाई दांत यानी कि दंत सूत्र में अस्थाई दांत में अगर हम इंसीजर की बात करें, इंसीजर तो कितना है? इंसीजर 2 हो गया। ठीक है, किनाइन की बात करें तो किनाइन कितना हो गया? 1 हो गया। प्री मोलर कितना हो गया? प्री मोलर आपका 0 हो गया। खाली मोलर कितना हो गया? 2 हो गया। तो अस्थाई दांत में जो है दंत सूत्र जो होता है 2102, जिसमें इंसीजर 2 होता है, किनाइन 1 होता है, प्री मोलर 0 होता है और मोलर कितना होता है? 2 होता है। वहीं अगर अस्थाई दांत की बात करें तो अस्थाई दांत में आपका इसका जो फार्मूला होता है 2123 होता है। तो आई से इंसीजर होता है, सी से किनाइन होता है, पी से प्री मोलर होता है और एम से क्या होगा? मोलर होता है। तो इंसीजर की संख्या कितनी है? 2। किनाइन की संख्या कितनी है? 1। प्री मोलर की संख्या कितनी है? 2। और जो मोलर है उसकी संख्या कितनी होती है? 3। आपको याद रखना है बस 2123 और अस्थाई दांत यानी दूध की दांत की 2102। अब ये हो गया। अब देखिए इसमें आपका बायां जबड़ा और दाएं जबड़ा, बाएं जबड़ा और दाएं जबड़ा में अलग अलग हो गए। जैसे बाएं जबड़ा की तरफ बोला है, एक दाएं जबड़ा में बोला है। तो देखिए अप मतलब ऊपर, आपके अप और डाउन माने ऊपर भी दांत है नीचे भी दांत है। तो ऊपर में अगर हम बाएं जबड़ा में देखें तो इंसीजर कितना है? 2। कैनाइन कितना है? 1। और प्री मोलर कितना है? 0। और मोलर कितना है? 2। ठीक है, अब उसी तरह डाउन यानी नीचे देखिए, उसके नीचे देखिए तो नीचे क्या होगा बाएं जबड़ा में? तो इसमें भी हो जाएगा 2 और कैनाइन हो जाएगा 1, प्री मोलर हो जाएगा 0 और मोलर हो जाएगा कितना? 2। तो इस तरीके से 2 2 देखिए 4, 0 0 0, 1 1 2 और 2 2 4। तो इस तरीके से कितना हो गया? यानी कि अप और डाउन बाएं जबड़ा में अप और डाउन दोनों मिलाकर 10 दांत हो गए। उसी तरह दाएं जबड़ा में देख लेंगे तो दाएं जबड़ा में भी जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इंसीजर कैनाइन प्री मोलर मोलर ये सब 2102 है। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा? 10। यानी कि टोटल 10 और 10 क्या हो गया? 20 हो गया। तो अभी आपको बताएं कि दूध की जो दांत होता है उनकी संख्या का अधिकतम कितनी होती है? 20 होता है। यानी कि दूध के दांत या अस्थाई दांत जो होता है उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होता है। और बाएं जबड़ा दाएं जबड़ा से समझ में आ गया। सेम उसी कंडीशंस में यहाँ पे अस्थाई दांत के बारे में बताया गया है। अस्थाई दांत में बाएं जबड़ा और ये है आपका दाएं जबड़ा। बाएं जबड़ा में भी आई इंसीजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर होता है। तो अप यानी ऊपर देखेंगे तो इसमें 2 दांत होगा इंसीजर के लिए, कैनाइन के लिए 1 होता है, प्री मोलर के लिए 2 होता है, मोलर के लिए 3 होता है। उसी तरह डाउन यानी नीचे देखेंगे
ऊपर वाला दांत देख लिए, फिर नीचे देखेंगे बाएं जबड़ा की तरफ, तो बाएं जबड़ा में देखेंगे तो फिर 2 1 2 3 आएगा। सेम उसी तरह दाएं जबड़ा, आप दाएं की तरफ देखेंगे तो फिर उसमें भी इंसीजर 2 आएगा, कैनाइन 1 आएगा, प्री मोलर 2 आएगा, मोलर 3 आएगा ऊपर में, अप में, और फिर डाउन यानी नीचे में देखेंगे तो फिर इतना आएगा। आप सबको जोड़िए, 3 3 6, 2 2 4, 1 1 2 और 2 2 4, इस तरीके से 4 2 6 4 10 10 6 16, 16 हुआ इधर बाएं जबड़ा की तरफ 16 अप डाउन दोनों मिला के, और दाएं जबड़ा की तरफ 16 अप डाउन दोनों मिला के, इस तरीके से 16 16 कितना हो गया 32। तो इस तरीके से हमारा जो है अस्थाई दांत, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। वहीं अस्थाई दांत की संख्या बोलेंगे, अस्थाई दांत, तो इनकी संख्या कितनी होगी 20, या इसी को कहते हैं दूध का दांत। ठीक है, अब बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये मनुष्य के दांत, मनुष्य के दांत जो होता है ये द्विवार दंती होता है, डाइफाइडोडेंट होता है, विषम दंती होता है, एक होता है गर्त दंती। ठीक है, ये मनुष्य के दांत हैं। चलिए, तो दांत के बारे में तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग चलते हैं जीभ के बारे में समझने के लिए। अब जीभ यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, जीभ जो होता है ना, ये जीभ में 2 प्रकार के पाचन होते हैं, एक भौतिक पाचन हो जाता है, एक रासायनिक पाचन होता है। यानी जीभ जो होता है भौतिक पाचन और जो है रासायनिक पाचन। अब जीभ में जो भौतिक पाचन होता है, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो जीभ है वो क्या करता है, भोजन को मिलाने का काम करता है। जीभ जो है भोजन को मिलाने का काम करता है, जैसे कि हमने कल पढ़ा है बुक में। अब देखिए, जो भोजन मिलाने का काम करता है तो उसमें एक ग्रंथि आता है, लाला ग्रंथि, जिससे जो कि उसमें लार जो है मिला रहता है। यानी कि भोजन को लार के साथ मिलाने का काम किसका है, जीभ का। ये जीभ का कार्य हो गया। भोजन को लार के साथ मिलाने का काम कौन करता है, जीभ करता है। अब भोजन के स्वाद को भी निर्धारित कौन करता है, जीभ करता है। यानी कि जीभ का मात्र 2 काम है। जीभ जो है हमारा टोंग, जिसका 2 कार्य है, एक कार्य है भोजन को लार के साथ मिलाना, भोजन को लार के साथ मिलाना, और दूसरा भोजन के स्वाद को निर्धारित करना, यानी कि डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ फूड, या फिर टू मिक्स फूड विथ सलीवा। तो अब भोजन को लार के साथ मिलाना या भोजन के स्वाद को निर्धारित करना, ये क्या है, जीभ का कार्य है। अब देखिए कैसे निर्धारित करता है, तो जो जीभ होता है उस पर हमारा स्वाद कलिया होता है। अब देखिए कुछ हमने जो है जीभ का चित्र बना कर रखा हुआ है, उसको आप देखेंगे ध्यान से, तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा जीभ होता है। बात समझ में आए, बिल्कुल इस तरह का बनावट से हमारा जीभ होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है, ये जो है यहाँ पे अगर कोई भोजन जाएगा, मतलब ये जो है हिस्सा है, ये आपको कड़वेपन को बताता है, बिटरनेस। सबसे लास्ट में जो लगा हुआ है हमारे इसके साथ, तो ये जो है किसको बताता है, कड़वेपन को बताता है। और जान लीजिए जीभ में हड्डी नहीं होता है, ये मांसल है, यानी कि पूरा मांसल पेशी है, समझ गए ना। तो जीभ जो है मांसल पेशी है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कड़वेपन को बताता है जीभ का। अब देखिए दोनों तरफ साइड में, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला दोनों हिस्सा हैं, ये खट्टेपन को बताता है। कोई चीज़ खट्टा है तो उसका स्वाद यहाँ से पता चलेगा, और कोई चीज़ कड़वा है तो उसका स्वाद का पता यहाँ से चलेगा। तो ये कड़वेपन को बताता है, ये खट्टेपन को बताता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पे जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा, सबसे आगे वाला हिस्सा जो है ये मीठापन यानी स्वीटनेस को बताता है। सबसे आगे वाला जो हिस्सा है वे स्वीटनेस यानी कि मीठापन को बताता है। ठीक है, अब ये वाला ये साइड का हिस्सा, ये और ये दोनों देख रहे हैं, तो ये साल्ट यानी कि नमकीन बताता है। जब भी अगर नमकीन स्वाद आएगा तो ये वाला हिस्सा से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा नमकीन को, यहाँ से नमकीन को पता चलेगा, और ये आगे वाले जो हिस्सा है ये मीठापन को बताएगा, ये वाले खट्टेपन को बताएगा, और ये वाले कड़वेपन को बताएगा। ये बात समझ में आ गया, नोट कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही ये बीच में जाएगा, बीच में जाएगा मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई स्वाद नहीं, नो टेस्ट। अगर यहाँ पे कोई चीज़ रखते हैं तो कोई स्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब तो समझ गए कि जीभ में जो है ये भौतिक पाचन हो गया। अब जो है इसी में रासायनिक पाचन होता है। रासायनिक पाचन क्योंकि जो लार निकलता है वो हमारे टोंग के पास ही निकलता है, तो जो रासायनिक पाचन होता है वो लार करता है। कौन करता है रासायनिक पाचन, लार यानी सलीवा करता है। लार का जो स्रावन होता है वो लार ग्रंथियों द्वारा होता है, यानी कि जो लार का स्रावन होगा, यानी कि लार जो है स्रावित होता है वो किसके द्वारा होता है, तो लार ग्रंथियों द्वारा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखना है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है सबलिंगुअल, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, और तीसरा होता है
पैरोटिड, यानी कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसको आपको देख लेना चाहिए कि जो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पहला सबलिंगुअल, दूसरा सब मैंडिबुलर, तीसरा पैरोटिड, ये होता है। ठीक है, अब देखिए लार, सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो कौन सा है? पैरोटिड है। बहुत बार पूछा है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि बताइए, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है? पैरोटिड है। और मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? तो 3 जोड़ी होती हैं, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड, ये 3 होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछेगा तो ये हो गया आपका पैरोटिड। अब देखिए, अब जो पूछता है कि लार जो है उसका पीएच मान कितना होता है, तो देखिए लार का जो पीएच मान होता है वो 6 से 7 के बीच में, यानी कि 6.5 लगभग जो है होता है। लार का पीएच मान 6.5। अब पूछेगा कि लार का प्रकृति कैसे होता है, तो लार का प्रकृति हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, तो लार का जो प्रकृति होता है वो हल्का अम्लीय होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। बहुत बार ये भी पूछा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करिएगा। लार का पीएच मान 6.5 होता है और लार की जो प्रकृति होती है वो हल्का अम्लीय होता है। लार का प्रतिदिन स्रावन कितना होता है, तो अगर हम डेली में बात करें कि लार जो है कितना प्रतिदिन स्रावित होता है, तो 1 से लेके 1.5 लीटर तक, 1 से 1.5 लीटर तक लार जो है उसका स्रावन होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब जानेंगे लार में मौजूद एंजाइम, जो लार स्रावित होता है उसमें मौजूद एंजाइम होता है। पूछा हुआ सवाल है, टाइलिन और लार एमाइलेज। एक होता है टाइलिन और उसी को लार एमाइलेज कहते हैं। तो ये लार यानी कि वहाँ पे स्रावित होता है। लार में मौजूद एंजाइम है टाइलिन और लार एमाइलेज। तो ये क्या करता है, टाइलिन ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदलता है। यानी कि टाइलिन का काम क्या है, तो भोजन में जो स्टार्च हैं या स्टार्च है उसको शर्करा में बदलने का काम करता है। कौन? टाइलिन। आपको कल एनसीईआरटी में आपको पढ़ाए होंगे कि वह मंड को शर्करा में बदलता है। कौन? लार। लार का कार्य क्या है, तो ये मंड, यानी मंड माने स्टार्च, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम किसका है? टाइलिन का काम है। और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये भोजन में उपस्थित कीटाणु को मारता है, यानी कि भोजन में उपस्थित जो भी कीटाणु है उसको मारता कौन है? लाइसोजाइम। और टाइलिन का काम क्या है, तो भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदलना, भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए। तो अभी जान गए कि लार में 2 एंजाइम मौजूद होते हैं। एक होता है टाइलिन जिसको लार एमाइलेज भी कहते हैं, इसका काम है स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम है। दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो कि क्या करता है, ये भी एंजाइम है, लार में से स्रावित होने वाले एंजाइम है, लार में मौजूद एंजाइम है, ये भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। तो इस तरीके से हमने दांत के बारे में और पूरे जीभ के बारे में पढ़ लिया। बिल्कुल छोटा सा वीडियो था। ठीक है, 17 मिनट का होगा वीडियो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना। अभी हमने आगे एनसीईआरटी साइंस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।